Hi students, you are most welcome to this video classes. We have been discussing about the tenses since last few videos. So one of the most important part of the tenses to which I would like to discuss is the future continuous tense. So command and watch the videos properly so that all of you might understood the tense. आइए स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। हमारा जो ये टेंसेस के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इस वक्त कुछ वीडियोस से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हिंदी का जो वाक्य है, किस वाक्य को आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहोगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हम उस वाक्य को कहते हैं जिस हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द मिले, उसे ही हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, ये हमारी पहचान है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। हिंदी वाक्य के अंत में अगर ये शब्द मिलते हैं तो हम उसको पहचान लेंगे कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसके बाद अब हमारा नंबर आता है कि अगर हमने उसको पहचान लिया तो हम उसको अब ट्रांसलेट कैसे करें। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी और शैल बी। दो हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है, विल बी और शैल बी। इसका यूज अगर शैल बी का यूज हमें करना है तो तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट आई और वी होता है तो हम शैल बी का यूज करते हैं, और अदरवाइज हम सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि शैल बी के साथ जब शैल बी होता है तो आई बी नहीं होता है, दूसरे और सब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उस सेंटेंस के अंदर कमांड, थ्रेट, प्रॉमिस इस तरह की अगर कोई बात होती है तो ये हमारा रूल्स क्या होता है वो इतर हो जाता है और ऐसी कंडीशन तब मॉडल की बात होने लगती है। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद आप जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि उसके रूल्स क्या हैं ट्रांसलेट करने के। तो ट्रांसलेट करने का रूल जो है ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर उसके बाद विल बी या शैल बी लिखेंगे। विल बी या शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलता है। एक बात तो क्लियर हो गई है कि कॉन्टिन्यूअस अगर आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगा। क्लियर बात हुई। क्योंकि प्रेजेंट में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमने देखा, आज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देख रहे हैं, तब भी वही बात आ रही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहाँ भी मिलता है। इससे स्पष्ट हुआ, ये क्लियर हुआ कि कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। दूसरी बात यह होती है कि सिर्फ हमने ये देखा है कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वही चेंज हो रही है, बाकी सब्जेक्ट तो ऑलरेडी पहले ही लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट लास्ट में ही होता है। फिर दूसरा देखते हैं हम उसका निगेटिव क्या होता है। सब्जेक्ट को लिखते हैं, विल या शैल लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सीखने की, जो आपको थोड़ा सा इधर नया लगा है, अब तक आपको ये ऐसा नहीं मिला था कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी है, अगर इसका निगेटिव पार्ट होता है, यानी जब हमारी हेल्पिंग वर्ब कंपाउंड वर्ड हो, कंपाउंड संयुक्त शब्द हो, यानी दो शब्द हो या तीन शब्द हो, दो से अधिक शब्दों की अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो ऐसी कंडीशंस में हम नॉट का यूज कहाँ करते हैं। जो हमारी मेन विल या शैल है उसके तुरंत बाद हम क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं। या यूं कहें विल बी और शैल बी होने की स्थिति में हम क्या करते हैं, नॉट को इसी बीच में लिखते हैं, अर्थात विल नॉट बी और शैल नॉट बी हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव पार्ट अगर है तो इंट्रोगेटिव पार्ट में हम क्या करते हैं, WH फैमिली का वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को लिखते हैं और फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर उस सेंटेंस में नहीं नामक शब्द आया है तो नॉट की जो जगह है वो यही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट को हमेशा हम सब्जेक्ट के बाद ही लिखते हैं। कोई भी टेंस क्यों ना हो, किसी भी टेंसेस में हमारा वाक्य क्यों ना हो, नॉट हमारा वहीं लिखा जाता है जब हमको सब्जेक्ट मिल जाता है, तो उसके बाद में ही हम नॉट लिखते हैं अगर वो इंट्रोगेटिव निगेटिव है। फिर बी लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यहाँ एक बात और देखना है कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये विल बी और शैल बी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, इकट्ठा नहीं रहते हैं। जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में विल बी और शैल बी इकट्ठा थे,
ऐसा निगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं होता है, ये बिखर जाते हैं, इनके बीच में क्या आ जाता है, यहाँ नॉट आ गया और यहाँ क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया और नॉट भी आ गया अगर जरूरत है, फिर उसके बाद भी लिखते हैं। यानी विल बी देखिए पूरी कितना हो गई है। कहने का मतलब यह है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट बीच में आ जाता है और फिर उसके बाद बी को रखते हैं, ये बात आपको नोट करने की है। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम कि किस तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अगर सेंटेंसेस हमारे पास हैं तो उनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहली बात ट्रांसलेशन करने की ये होती है कि सबसे पहले हम जो है सब्जेक्ट को ही तलाशते हैं। सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, वे मैच देख रहे होंगे, किसके बारे में कहा गया है, वे के बारे में कहा गया है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे है, हमने लिख लिया वे। ठीक है, हमने क्या लिखा, दे, ये हो गया हमारा दे। सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं विल बी या शैल बी, तो दे के साथ हमें क्या लाना है, विल बी लाना, क्योंकि यहाँ नियम में हम लिख चुके हैं, क्या लिखे हैं कि आई और वी के साथ ही, यहाँ अगर आई होता या वी होता तब हमारा शैल बी होता, अदरवाइज हम विल बी का ही यूज करेंगे, दे विल बी। अब देखिए रहे होंगे जुड़ा है, रहे होंगे किसके साथ जुड़ा है, किस क्रिया के साथ, देखना क्रिया के साथ होता है। आप यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, लुक लिखें, लुक माने भी देखना होता है, सी माने भी देखना होता है, ठीक है, और वॉच माने भी देखना होता है। फिर क्या करें, यहाँ पे कौन सा लाएं, लुक लाएं या सी लाएं या वॉच लाएं। देखिए जब कहीं पे देखने की ऐसी बात होती है कि जिसको आप गंभीरता पूर्वक कंटिन्यू देख रहे हो, ठीक है, लगातार देख रहे हो, तो ऐसे सेंस में हम वॉच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वॉच। वॉच मीन्स होता है गौर से देखना। अब इसी में हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ दें, हो जाएगा क्या हमारा वाचिंग, दे विल बी वाचिंग, क्या देख रहे होंगे, मैच को देख रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट है दी मैच लिख देंगे, दे विल बी वाचिंग दी मैच। इसकी अगर हमें निगेटिव बनाना है, वे मैच नहीं देख रहे होंगे अगर हम कहते हैं, तो हमारा जो नॉट आएगा यही बीच में आ जाएगा और बाकी सारे पार्ट ऐसे ही रहेंगे, ये हमारा निगेटिव होगा। अगर हम कहते हैं दे विल नॉट बी वाचिंग द मैच, वे मैच नहीं देख रहे होंगे, इसी को हम इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। अगर यहां हम क्या जोड़ दें, क्या वे मैच देख रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे आ जाते हैं हम इंट्रोगेटिव का, यहां पे नियम लिखा है कि विल जो है हमारा सबसे पहले आ जाता है, क्योंकि यहां WH फैमिली का वर्ड नहीं है। WH फैमिली का वर्ड क्या जो है ये वाक्य आरंभ में है, इसलिए आरंभ में होने की वजह से उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। अगर यही बीच में होता तो उसकी अंग्रेजी वर्ड लिखनी पड़ती। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, विल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे। विल के बाद हमारा क्या नंबर है, सब्जेक्ट का नंबर है, तो विल के बाद हमने लिख दिया दे, विल दे, और फिर अगर नॉट की जरूरत है यानी नहीं नामक शब्द आया तो लिखेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे, इसलिए उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। जरूरत है तो लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। WH को हमने ब्रैकेट में लिखा, क्यों लिखा है, जरूरत तो लिखा जाएगा, नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम लिखते हैं बी को, और फिर उसके बाद ये हमारा वाचिंग द मैच हो जाएगा और ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। विल दे बी वाचिंग द मैच, क्या वे मैच देख रहे होंगे। अब यहाँ कह दो वे मैच कहाँ देख रहे होंगे, अगर इसको हम हटा देते हैं, चलिए एक बार इसको हमने हटा दिया। अब हम कहते हैं दूसरी तरह से सवाल पूछ रहे हैं कि वे मैच कहाँ देख रहे होंगे, वे मैच यानी कहाँ जो शब्द है सवाल करने वाला, ये हमारा बीच में अगर आ गया है, ठीक है, तो बहुत आसान है, यही क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आ गया है इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देंगे, यानी यहीं पे हम क्या जोड़ देंगे, वेयर जोड़ देंगे, बस हमारा ट्रांसलेशन हो गया, वेयर विल दे बी वाचिंग द मैच हो गया। क्लियर हुआ पॉइंट की नहीं हुआ। तो यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इसका कैसे बनता है, ये रूल्स आपके सामने, इसको आपको लर्न करना है। अगला जो हमारा एग्जांपल है, हम कल अपने मित्रों के साथ खेल रहे होंगे, कल की बात हो रही है, ठीक है, यानी सबसे पहली बात तो जब फ्यूचर की बात होती है तो प्रेजेंट की बात नहीं होती, आने वाले समय की बात होती है, ठीक। हम कल अपने मित्रों के साथ, कल अभी कल दो होती है, एक तो वो कल जो गुजर चुका और एक वो कल जो आने वाला है। तो जो गुजरा हुआ कल होता है उसको हम यस्टरडे बोलते हैं और जो आने वाला कल होता है उसको हम टुमारो बोलते हैं। तो फ्यूचर में जो कल होता है वो टुमारो से मुराद होता है, और यस्टरडे कहाँ आता है, पास्ट में आता है। हम कल अपने मित्रों के साथ खेल रहे होंगे, तो हम की अंग्रेजी होगी वी, हमने लिख दिया वी, हमारा सब्जेक्ट मिल गया। अब वी के साथ तो हमको शैल लाना है, ये भी बात जानते हैं, और यहाँ पे नहीं नामक शब्द तो है नहीं, तो
यहाँ पे बी भी आ जाएगा, वी शैल बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, खेलना रहे होंगे जुड़ा है खेलना नामक क्रिया के साथ, तो प्ले होगा, इसी में हम आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग हो गया, बहुत आसान है। अब हम ऑब्जेक्ट लाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? अपने मित्रों के साथ खेल रहे होंगे, है ना, अपने मित्रों के साथ। विथ साथ के अंग्रेजी हम लाएंगे विच, मित्रों के साथ, लेकिन कौन से मित्र? अपने, यानी अपने मित्रों को अलग नहीं किया जाता है, यानी मित्रों पहले लिखते हैं, अपने बाद में लिखें, तो अपने नामक शब्द की अंग्रेजी आवर होगी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वी है। तो हम लिखेंगे आवर फ्रेंड्स, उसके बाद हम लिखेंगे कल नामक शब्द की अंग्रेजी क्या होगी? टुमारो। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन इस तरह से। इसी की अगर हमें निगेटिव बनाना है तो हमें नॉट कहां लिखना पड़ेगा? यही नॉट लिखना पड़ेगा, यानी यही हो जाएगा, शैल नॉट बी हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद अगर हमें इसी की इंट्रोगेटिव बनानी है तो क्या करेंगे हम? क्या हम कल अपने मित्रों के साथ खेल रहे होंगे? क्या हम अपने मित्रों के साथ खेल रहे होंगे? तो क्या अगर पहले आ गया है तो क्या करते हैं, हम शैल को पहले ले आएंगे, फिर उसके बाद बी को लाएंगे, फिर उसके बाद बी को लाएंगे, या हम यहाँ पे ये करते हैं, जैसे इसमें तो हमने नॉट का नहीं लाया यूज, यहाँ हम नॉट का यूज ले आते हैं। क्या हम कल अपने मित्रों के साथ नहीं खेल रहे होंगे? यहाँ हम नहीं जोड़ रहे हैं, तो देखिए क्या होता है, शैल बी, उसके बाद अब हमें क्या लाना है? क्या लाना है? नॉट लाना है, शैल बी नॉट, अब इसके बाद बी आएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है, शैल बी नॉट बी। अब यहाँ जब हो गया इतना, फिर उसके बाद इस पार्ट में कोई बदलाव नहीं होता। जो कुछ भी इंट्रोगेटिव में बदलाव की जरूरत पड़ती है तो वो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब तक ही हम सीमित रहते हैं, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को ही इधर उधर करते रहते हैं और बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी को अगर प्रश्नवाचक शब्द हम बीच में, हम कल अपने मित्रों के साथ क्यों खेल रहे होंगे, अगर कह देते हैं, हम यहाँ कहते हैं क्यों खेल रहे होंगे, तो क्यों की अंग्रेजी हम यहाँ सबसे पहले जोड़ देंगे, हम लिख देंगे क्या? वाई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या बनता जा रहा है, निगेटिव भी बना और इंट्रोगेटिव भी बना। अगला एग्जांपल हमारा है, प्रधानाचार्य जी आज परीक्षा फल सुना रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल है आपका। आप जो है एग्जाम देते हो, एग्जाम देने के बाद आपको परीक्षा फल सुनाया जाता है, अनाउंस किया जाता है, घोषणा की जाती है, ऐलान किया जाता है, बताया जाता है, आप सब लोग देखने के लिए अपने रिजल्ट को आते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हम प्रिंसिपल बोलते हैं। जूनियर स्कूल की बात है, जूनियर हाई स्कूल में या आपके प्राइमरी स्कूल की बात होती तो वहाँ पे हेड मास्टर कहते हैं, हेड टीचर आप कह सकते हो। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे दो अंग्रेजी किया तो प्रधानाचार्य को हम चूंकि क्या कहेंगे? प्रिंसिपल कहेंगे। चूंकि इंटर कॉलेज की अगर बात है तो वहाँ प्रधानाचार्य कहा जाता है, और प्राइमरी में हम क्या कहते हैं? उसको प्रधानाध्यापक कहते हैं। आज परीक्षा फल सुना रहे होंगे। देखिए सबसे पहले हम एक बार फिर यहाँ सब्जेक्ट को लाते हैं, तो हम लिखेंगे द प्रिंसिपल हमने लिख दिया। उसके बाद हमको क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे हम? विल बी लाएंगे। यहाँ पे विल बी। सुनाना की अंग्रेजी क्या होती है? लिसन मैंने सुनाना होता है, आप कहते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ लिसन नहीं आएगा, यहाँ कोई गीत नहीं सुना रहे हैं वो, बल्कि ऐलान कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, रिजल्ट को एक्सपोज कर दिया गया, डिस्प्ले कर दिया गया, दिखा दिया गया है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा अनाउंस, हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अनाउंस। ये होता है, ये अनाउंस होता है ना। लेकिन ये हमारा वर्ब है, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमें लिखना है। तो जब कोई भी वर्ब के लास्ट में ई होता है, जैसे अनाउंस में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ई है, तो आईएनजी जोड़ते समय इसको ई को हम क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। अब यहीं पे क्या करेंगे? हम आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, द प्रिंसिपल विल बी अनाउंसिंग परीक्षा फल, क्या? द रिजल्ट, है ना। कब सुना रहे होंगे भैया? टुडे, आज। ये हो गया हमारा क्या? प्रधानाचार्य जी आज परीक्षा फल सुना रहे होंगे। इसी को अगर आपको निगेटिव बनाना है, प्रधानाचार्य जी आज परीक्षा फल नहीं सुना रहे होंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, विल नॉट बी हो जाएगा। वहां पे क्या हो जाएगा? यानी दो संयुक्त जो हेल्पिंग वर्ब हमारी है, विल बी, उसी के बीच में क्या होता है? नॉट आता है।
अगर आप कहते हो क्या प्रधानाचार्य जी आज परीक्षाफल सुना रहे होंगे, तो आपका जो विल है ये आपका सबसे पहले आ जाएगा। आप लिख दोगे विल। विल लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, द प्रिंसिपल लिखोगे। विल द प्रिंसिपल आप सब्जेक्ट लिखोगे। विल द प्रिंसिपल, अब बी लिखा जाएगा, बी यहां पे आ जाएगा, विल द प्रिंसिपल बी। ठीक है, अब अनाउंसिंग द रिजल्ट टुडे कह देंगे। क्या प्रधानाचार्य जी आज परीक्षाफल सुना रहे होंगे, तो हमारा निगेटिव और इंट्रोगेटिव इस तरह से बनता है। अगला एक एग्जांपल और डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं। इस चैप्टर को हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है उसको हम क्लोज कर देते हैं। वह इस समय कमरे में पढ़ रहा होगा, वह इस समय कमरे में पढ़ रहा होगा, इसके बारे में बात हो गई है, वह हमारा सब्जेक्ट है, तो इसको हम लिखेंगे वो, की अंग्रेजी होती है ही के साथ हमारा जो एग्रीमेंट यहाँ पे है वो क्या है, विल का है, तो ही विल बी हम लिख देंगे, ही विल बी। पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, स्टडी करना। ठीक है, स्टडी पढ़ाई करना, स्टडी उसी में आईएनजी हम जोड़ देंगे। ही विल बी स्टडीइंग, कहां पढ़ रहा होगा, इन द रूम, कमरे में कहा गया है, इन द रूम। इस समय की बात हो रही है, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे कि जब हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो इस बात को आप नोट करिए कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लिख देते हैं। देखिए हमने सब्जेक्ट को लिख दिया, और फिर उसके बाद जब ट्रांसलेट करने की बात होती है तो हम यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे आते हैं, वापस कहाँ आते हैं, सब्जेक्ट के लास्ट वाला जो होता है वो सबसे आखिर में लिखा जाता है। ठीक है, इन्हें रिवर्स हम गेयर लगाते हैं, इसी तरह से ट्रांसलेट करते हुए आते हैं। ठीक है, he will be studying in the room at this time। इसीलिए अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे नॉट ले आएंगे, क्या हो जाएगा, आपको इस समय कमरे में नहीं पढ़ रहा होगा। अगर हम यहाँ पे नॉट लिख दें, he will not be studying in the room at this time, तो वह इस समय कमरे में नहीं पढ़ रहा होगा। अगर इसको आप कहते हो क्या वो इस समय कमरे में पढ़ रहा होगा, क्या वो इस समय कमरे में पढ़ रहा होगा, तो उसको आप कह दोगे will he be, इसके बाद स्टडीइंग, ठीक है, और आप पूरा पार्ट आप उतार दो। अब यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दो। तो इस तरह से आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हो। अगर ये हमारा क्या नामक शब्द यहाँ पे था, क्या वह इस समय पढ़ रहा होगा, तो इस तरह से हमने ट्रांसलेट कर दिया है। ठीक है, अगर इसको कहा जाता है वह इस समय कमरे में क्या पढ़ रहा होगा, अगर कमरे में यहां पे हमने क्या लिख दिया है, देखिए यहां पे क्या आ गया है। ठीक है, तो जब क्या नामक शब्द ये आरंभ में था तो क्या वाट हमने नहीं लिखा, लेकिन जब यही बीच में आ गया है क्या, तो हमको यहाँ पे अब वाट भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, वाट भी लिखना पड़ेगा। बस इतने ही रूल्स हैं, इतने ही नियम हैं, और ये अगर आप गौर से देखोगे, गौर से स्टडी करोगे तो आपको एक बार या दो बार में क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो हमने स्टूडेंट्स टेंसेस के बारे में कहां तक सीखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को हमने क्या किया है, सीख लिया है। ठीक है, ये होता है रहा रही अगर जुड़ा है तो वो हमारा कॉन्टिन्यूअस में होता है। इसके अलावा हम पिछली वीडियोस में आपको जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात थी तो वहां पर हमने बताया था कि इसके साथ खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, लेटा है, सोया है, अगर शब्द आते हैं तो उनका भी ट्रांसलेशन अगर हम करते हैं तो इसी पैटर्न पे ही करते हैं, लेकिन उनको हम कॉन्टिन्यूअस नहीं मानते हैं। तो ठीक उसी तरह से आप ये भी कह सकते हो कि किताब वहां पड़ी होगी, है ना, बस समझे ना, पड़ी होगी। तो ट्रांसलेट अब इसका आप अगर करते हो तो क्या कहोगे, द बुक विल बी लाइंग देयर, आप कह दोगे वहां पड़ी होगी। विल बी आपने लाया सहायक क्रिया और उसके बाद क्या लाया, लाइंग लाया, लेकिन ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे किताब की अवस्था का जिक्र हो रहा है कि किताब किस अवस्था में है। यहाँ जो बुक आपका सब्जेक्ट है वो कोई वर्क नहीं कर रहा है, उसके द्वारा कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो टेंसेस में तो तभी आते हैं जब सब्जेक्ट हमारा कोई एक्शन करता है। अगर सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं होता है तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बीच में नहीं आ सकता है।
ये इसमें तभी आते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के घर में तभी उनका नॉमिनेशन होता है जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है। अगर सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं है तो वो उनका नॉमिनेशन, उनकी एंट्री प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के घरों में नहीं होती है। बस आज हम इतना ही बताना चाहते हैं और मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और ये आपको अंडरस्टूड हुआ होगा। तो ऐसी कंडीशंस में आप इसका नोट्स रेडी रखेंगे और इस नोट्स को रेडी रखने से आपका फायदा ये होगा कि आपके सीखने में की जो तत्परता है, कंटिन्यूटी है, वो मेंटेन रहेगी, बनी रहेगी। इसलिए नोट्स बनाने से कभी आप लोग परहेज मत करिएगा।